सोचिए एक ऐसा डायरेक्टर जिसने अपने करियर में 12 फिल्में बनाई और एक भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम नहीं हुई। एक ऐसा नाम जो आज सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा शोमैन बन चुका है। 2004 में वो लेकर आए सई, जो रग्बी के खेल पर आधारित एक एक्शन फिल्म। राजामौली ने इस कहानी में इतने पावरफुल इमोशनल मोमेंट्स डाले कि दर्शक किरदारों से गहराई से जुड़ गए। अपनी शुरुआती सफलताओं से तेलुगु इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवाने के बाद राजामौली अब कुछ बड़ा और कुछ अभूतपूर्व करना चाहते। अपनी कल्पना की सीमाओं को तोड़ा, टेक्नोलॉजी के साथ प्रयोग किए और दो ऐसी फिल्में बनाए जिन्होंने हमेशा के लिए भारतीय सिनेमा में विजुअल इफेक्ट्स और कहानी कहने के मायने बदल दिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त टेसा प्रियदर्शनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अक्सर मैं आप लोगों से फिल्मों से जुड़ी जानकारियां शेयर करती हूं, तो आज मैं फिर आ गई हूं एक ऐसी कहानी लेकर। सोचिए एक ऐसा डायरेक्टर जिसने अपने करियर में 12 फिल्में बनाई और एक भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम नहीं हुई। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एस राजामौली की हकीकत है। एक ऐसा नाम जो आज सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा शोमैन बन चुका है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि भारतीय सिनेमा में एक ऐसा डायरेक्टर है जिसका सक्सेस रेट 100% है? जी हाँ, एक दो नहीं बल्कि पूरी 12 फिल्में और हर एक बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। ये कहानी है कोदरी श्रीशैला श्री राजामौली की, जिन्हें दुनिया एस राजामौली के नाम से जानती है। एक ऐसा डायरेक्टर जिसकी फिल्में सिर्फ पैसा नहीं कमाती बल्कि इतिहास बनाती है। चाहे आरआरआर के गाने नाटू नाटू का ऑस्कर जीतना हो या बाहुबली से पूरी दुनिया में तहलका मचाना हो, राजामौली ने बार बार ये साबित किया है कि वो सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं बल्कि एक जीनियस है। पर ये जीनियस बना कैसे? उनके दिमाग में एक ऐसा क्या चलता है कि दर्शक उनकी फिल्म के टिकट के लिए दीवाने हो जाते हैं। आज हम उनकी फिल्मोग्राफी के हर एक चैप्टर को खोलेंगे और उनके उस सीक्रेट को उजागर करेंगे जो हर एस्पायरिंग डायरेक्टर और फिल्म लवर जाना चाहता है। हर बड़ी इमारत की नींव मजबूत होती है। राजामौली के ग्लोबल साम्राज्य की नींव भी उनकी शुरुआती फिल्मों ने रखी थी, जिन्होंने उन्हें तेलुगु इंडस्ट्री का सबसे भरोसेमंद डायरेक्टर बना दिया था। ये वो दौर था जब राजामौली अपनी कला को तराश रहे थे और उस फॉर्मूले को तैयार कर रहे थे जो आगे चलकर भारतीय सिनेमा को हमेशा के लिए बदलने वाला था। कहानी शुरू होती है साल 2001 में। टीवी सीरियल्स डायरेक्ट करने के बाद राजामौली को अपने मेंटर राघवेंद्र राव ने एक फिल्म डायरेक्ट करने का मौका दिया। फिल्म का नाम था स्टूडेंट नंबर 1 और हीरो थे एक युवा एक्टर जूनियर एनटीआर। कॉलेज ड्रामा और एक्शन का ये कॉकटेल दर्शकों को खूब पसंद आया। महज 1.25 करोड़ के मामूली बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी लागत से कई गुना ज्यादा लगभग 12 करोड़ रुपए कमाए और सुपरहिट साबित हुई। पहले ही फिल्म से राजामौली ने जता दिया था कि वो दर्शकों के नब्ज पकड़ना जानते हैं। इसके 2 साल के बाद 2003 में राजामौली और जूनियर एनटीआर की जोड़ी फिर लौटी और इस बार धमाका और भी बड़ा था। फिल्म थी सिहांद्री। ये एक क्लासिकल रिवेंज ड्रामा थी जिसमें इमोशन और एक्शन का जबरदस्त तड़का था। राजामौली ने इस फिल्म में मास हीरो के कॉन्सेप्ट को एक नए लेवल पे पहुंचा दिया। लगभग 8 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने उस समय के कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की और एक ब्लॉकबस्टर बन गई। सिहांद्री ने राजामौली को तेलुगु सिनेमा के टॉप डायरेक्टर्स की लीग में लाकर खड़ा कर दिया। राजामौली रुकने वालों में से नहीं थे, वे लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। 2004 में वो लेकर आए सई, जो रग्बी के खेल पर आधारित एक एक्शन फिल्म थी। एक ऐसे खेल पर फिल्म बनाना जिसे भारत में बहुत कम लोग जानते थे एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन राजामौली ने इसे एक दिलचस्प कहानी में पिरोया। फिल्म कमर्शियली सफल रही और हिट का टैग हासिल किया। इस फिल्म ने साबित किया कि राजामौली किसी भी विषय को मनोरंजक बना सकते हैं। फिर आया साल 2005 और इस बार राजामौली के हीरो बने प्रभास।
फिल्म थी छत्रपति। ये एक फिल्म एक रिफ्यूजी की कहानी थी जो अपने परिवार को ढूंढ रहा है और अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है। राजा मौली ने इस कहानी में इतने पावरफुल इमोशनल मोमेंट्स डाले कि दर्शक किरदारों से गहराई से जुड़ गए। फिल्म ने अपने बजट से कई गुना ज्यादा कमाई की और सुपरहिट रही। यहीं से प्रभास और राजा मौली की उस पार्टनरशिप की शुरुआत हुई जो आगे चलकर भारतीय सिनेमा का चेहरा बदलने वाली थी। 2006 में राजा मौली ने सुपरस्टार रवि तेजा के साथ विक्रम माडूर बनाई। एक जैसे दिखने वाले दो किरदार, एक चोर और एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर। ये कहानी इतनी मनोरंजक थी कि इसके बाद हिंदी में राउडी राठौर नाम से फिल्म रीमेक किया गया जिसमें अक्षय कुमार थे। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करते हुए एक और सुपरहिट दी। 2007 में राजा मौली फैंटेसी की दुनिया में उतरे और बनाई यमडोंगा। इस फिल्म में उन्होंने एक बार फिर जूनियर एनटीआर के साथ काम किया। कहानी एक चोर की थी जो मरने के बाद यमलोक पहुंच जाता है और यमराज को ही चुनौती देता है, और कॉमेडी, एक्शन और फैंटेसी का ये अनदेखा मिश्रण दर्शकों को खूब पसंद आया और फिल्म सुपरहिट साबित हुई। 7 साल, 6 फिल्में और 6 की 6 सफल। इन फिल्मों के जरिए राजा मौली ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर अपनी बादशाह साबित की बल्कि अपनी कोर टीम भी तैयार की। उनके म्यूजिक डायरेक्टर MM किरवानी, सिनेमेटोग्राफर के सेंथिल कुमार और कहानीकारक उनके अपने पिता वी विजेंद्र प्रसाद, ये वो टीम थे जिसने मिलकर राजा मौली के हर विजन को स्क्रीन पर साकार किया। इस दौर में राजा मौली को वो आत्मविश्वास और अनुभव दिया जिसकी बदौलत वो अब भारतीय सिनेमा के कैनवास पर एक बहुत बड़ी तस्वीर बनाने के लिए तैयार थे। अपनी शुरुआती सफलताओं से तेलुगु इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवाने के बाद राजा मौली अब कुछ बड़ा और कुछ अभूतपूर्व करना चाहते थे। उनकी नजरें पूरे भारत पर थी। अगला दौर उनके करियर का वो चरण था जहां उन्हें अपनी कल्पना की सीमाओं को तोड़ा, टेक्नोलॉजी के साथ प्रयोग किए और 2 ऐसी फिल्में बनाए जिन्होंने हमेशा के लिए भारतीय सिनेमा में विजुअल इफेक्ट्स और कहानी कहने के मायने बदल दिए। ये फिल्म थी मगधीरा और ईगा। साल 2009 में राजा मौली ने एक ऐसी फिल्म रिलीज की जिसने तेलुगु सिनेमा में भूचाल ला दिया। फिल्म का नाम था मगधीरा। इस फिल्म में रामचरण और काजल अग्रवाल मुख्य भूमिका में थे। 4 साल पुरानी पुनर्जन्म की एक प्रेम कहानी थी। मगधीरा सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक अनुभव था। राजा मौली ने इसमें भव्य सेट्स, हैरतअंगेज एक्शन सीक्वेंस और उस समय के हिसाब से अविश्वसनीय विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया। लगभग 35-40 करोड़ के बजट में बनी ये उस समय की सबसे महंगी तेलुगु फिल्म में से एक थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ से ज्यादा की ऐतिहासिक कमाई की और उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई। मगधीरा ने राजा मौली को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। लोगों ने महसूस किया कि दक्षिण में एक ऐसा डायरेक्टर है जो हॉलीवुड के स्तर का सिनेमा बनाने का दम रखता है। मगधीरा की सफलता के बाद राजा मौली ने 2010 में एक छोटी लेकिन दिल छू लेने वाली फिल्म मर्यादा रमन्ना बनाई जो 1923 की एक साइलेंट हॉलीवुड फिल्म आर हॉस्पिटैलिटी से प्रेरित थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किए और सुपरहिट रही। लेकिन इसके बाद राजा मौली जो करने वाले थे उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। साल 2012 में राजा मौली को एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। कहानी थी एक लड़के की जिसे एक विलन मार देता है और वो लड़का एक मक्खी के रूप में पुनर्जन्म लेता है ताकि अपना बदला ले सके। एक मक्खी फिल्म का हीरो था। इस फिल्म का नाम था ईगा और हिंदी में इसे मक्खी के नाम से डब किया गया। ये आइडिया सुनने में जितना अजीब लगता है, स्क्रीन पे राजा मौली ने इसे उतने ही कमाल के तरीके से उतारा। ईगा विजुअल इफेक्ट्स और क्रिएटिविटी की एक मास्टर क्लास थी। लगभग 30-40 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 100 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की और एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ईगा ने साबित कर दिया कि राजा मौली सिर्फ बड़े बजट और भव्य सेट्स के ही नहीं बल्कि एक अनोखे और साहसी आइडिया के भी मास्टर है।
मगधीरा और ईगा ने राजामौली को सिर्फ एक सफल डायरेक्टर से एक विजनरी फिल्म मेकर बना दिया। उन्होंने साबित कर दिया था कि वो बड़े से बड़े सपने देख सकते हैं और उन्हें स्क्रीन पर उतारने की काबिलियत भी रखते हैं। इन फिल्मों की सफलता उन्हें वो आत्मविश्वास दी जिसकी मदद से वो अपने सबसे बड़े सपने को हकीकत को बदलने में। मगधीरा और ईगा की सफलता के बाद पूरा भारत एस राजामौली से कुछ असाधारण की उम्मीद कर रहा था और राजामौली ने निराश नहीं किया। उन्होंने एक ऐसे महाकाव्य की रचना की जिसने न केवल बॉक्स ऑफिस के सारे समीकरण तोड़ दिए थे, बल्कि भारतीय सिनेमा का वैश्विक मंच पर एक नई पहचान बना दी। ये गाथा थी बाहुबली। राजामौली भारतीय पौराणिक कथाओं और इतिहास से प्रेरित होकर एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जिसके किरदार लार्जर देन लाइफ हो और जिसकी कहानी हर भारतीय के दिल को छू जाए। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपनी टीम के साथ कई साल लगाए। 10 जुलाई 2015 को जब बाहुबली द बिगनिंग रिलीज हुई तो यह एक सुनामी थी। दर्शकों ने इससे पहले भारतीय पर्दे पर ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो विशाल झरने, भव्य महिष्मती का साम्राज्य और प्रभास का वो शिवलिंग उठाने वाला दृश्य, सब कुछ किसी जादू सा था। लगभग 180 करोड़ के विशाल बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 600 से 650 करोड़ की रुपए की कमाई की और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई। लेकिन बाहुबली की असली जीत थी उस सवाल में जो राजामौली ने फिल्म के अंत में छोड़ दिया था। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये सवाल एक राष्ट्रीय रहस्य बन गया। राजामौली ने कहानी को एक ऐसे मोड़ पे छोड़ा जिसने दर्शकों को 2 साल तक फिल्मों से बांधे रखा। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद 28 अप्रैल 2017 को बाहुबली 2 द कंक्लूजन रिलीज हुई। फिल्म ने पहले ही दिन में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके इतिहास रच दिया। बाहुबली 2 ने न केवल उस राष्ट्रीय सवाल का जवाब दिया बल्कि एक और भी ज्यादा भावनात्मक और भव्य कहानी पेश की। लगभग 250 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 1800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की। यह 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी। इसने भाषा की सीमाओं को तोड़ दिया और पैन इंडिया फिल्म के कॉन्सेप्ट को सही मायने में जन्म दिया। बाहुबली गाथा सिर्फ एक फिल्म सीरीज नहीं थी, ये राजामौली की विजन का प्रमाण था। बाहुबली के बाद दुनिया एस राजामौली के अगले कदम का इंतजार कर रही थी। सवाल था, बाहुबली से बड़ा और क्या हो सकता है? राजामौली ने इसका जवाब एक ऐसी फिल्म से दिया जिसने न केवल विश्व विजय हासिल की बल्कि भारतीय सिनेमा को ऑस्कर तक पहुंचाया। वो फिल्म थी RRR। इस बार राजामौली ने इतिहास के पन्नों से 2 वास्तविक भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों अलूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम को अपनी कहानी का आधार बनाया। लेकिन ये पूरी तरह से एक काल्पनिक कहानी थी जो सवाल पर आधारित थी कि क्या होता है अगर ये दोनों नायक अपने जीवन के उस गुमनाम दौर में एक दूसरे से मिले होते और दोस्त बने होते। इसी व्हाट इफ के साथ RRR का जन्म हुआ। राजामौली ने रामचरण को राजू और जूनियर NTR को भीम के किरदार में कास्ट किया। लगभग 550 करोड़ के विशाल बजट पर बनी यह उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। 25 मार्च 2022 को जब RRR रिलीज हुई तो इसने सिनेमा घरों में आग लगा दी। ये दोस्ती और देशभक्ति की एक ऐसी इमोशनल रोलर कोस्टर राइड थी जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से बांध लिया। फिल्म का हर एक सीन विजुअल स्पेक्टेकल था। RRR ने दुनिया भर में लगभग 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। यह राजामौली की दूसरी फिल्म थी जिसने 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया। लेकिन RRR की असली कहानी बॉक्स ऑफिस के बाद शुरू हुई जब यह फिल्म नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई तो इसने पश्चिमी दुनिया में तूफान ला दिया। फिल्म के एक्शन, इमोशंस और खासकर नाटू नाटू गाने ने दुनिया भर में एक क्रेज पैदा कर दिया। ये क्रेज इतना बड़ा था कि RRR को ऑस्कर की रेस में लाकर खड़ा कर दिया। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया जब MMM किरवानी और चंद्र बोस द्वारा रचित गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता। ये भारतीय सिनेमा के लिए गौरव का क्षण था और इसका श्रेय SS राजामौली के विजन को जाता है।
बाहुबली ने उन्हें भारत का सबसे बड़ा डायरेक्टर बनाया था, लेकिन RRR ने उन्हें ग्लोबल लेजेंड बना दिया। 12 फिल्में और 12 की 12 सफल, ये कोई तुक्का नहीं हो सकता है। इसके पीछे एक सोचा समझा सीक्रेट फॉर्मूला है। आइए इसे परत दर परत समझते। पिता का मार्गदर्शन और कहानी की ताकत। राजामौली की सफलता का सबसे बड़ा स्तंभ है उनके पिता KV विजेंद्र प्रसाद। विजेंद्र प्रसाद उनकी लगभग सभी ब्लॉकबस्टर फिल्म के कहानीकारक हैं, जिनमें बाहुबली, RRR और यहाँ तक कि हिंदी फिल्म बजरंगी भाईजान भी शामिल है। राजामौली खुद कहते हैं कि उनके पिता ने उन्हें कहानी कहने का सबसे बड़ा सबक दिया। ऑडियंस की नब्ज को पहचानो। विजेंद्र प्रसाद एक ऐसी कहानी गढ़ते हैं जो भावनाओं की मजबूत नींव पर खड़ी होती है। राजामौली की फिल्मों में रामायण और महाभारत की गहरी छाप मिलती है। बाहुबली में 2 भाइयों का संघर्ष महाभारत की याद दिलाता है और RRR में रामचरण के किरदार में भगवान राम और जूनियर NTR के किरदार में भीम की झलक मिलती है। इन पौराणिक संदर्भों की वजह से दर्शक किरदारों से भावनात्मक रूप से तुरंत जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये कहानी हमारे सांस्कृतिक DNA का हिस्सा है। राजामौली अपनी फिल्मों को एक खास रेसिपी से पकाते हैं। इंटरवल बैंग। राजामौली इंटरवल के मास्टर हैं। वो फिल्म को ऐसे मोड़ पे रोकते हैं जहां दर्शक दूसरे हाफ का इंतजार करने के लिए बेचैन हो जाते हैं। बाहुबली का कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा वाला सीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इमोशनल हाई। उनके फिल्मों में हर 10-15 मिनट में एक इमोशनल हाई आता है। एक ऐसा सीन या तो आपको उत्साहित कर देता है या आपकी आंखों में आंसू ले आता है। कहानी कहता है एक्शन। राजामौली का एक्शन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता है। RRR में जब भीम एक बाघ से लड़ता है तो यह उसकी ताकत को दिखाता है, जबकि बाहुबली शिवलिंग उठाता है तो यह उसकी शक्ति और भक्ति दोनों को दर्शाता है। राजामौली अपनी फिल्मों को समय देते हैं। बाहुबली को बनाने में 5 साल लगे। वो प्री प्रोडक्शन, स्टोरी बोर्डिंग और विजुअल इफेक्ट्स की प्लानिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। उनका यही जुनून सुनिश्चित करता है कि जब फिल्म पर्दे पर आए तो उसमें कोई कमी न रह जाए। यही है राजामौली का सीक्रेट फॉर्मूला। एक मजबूत भावनात्मक कहानी, पौराणिक कथाओं का स्पर्श, परफेक्ट इंटरवल, लगातार इमोशन हाई, कहानी कहने वाला एक्शन और परफेक्शन के लिए अटूट जुनून। एक टीवी सीरियल डायरेक्टर से लेके भारतीय सिनेमा के ग्लोबल एम्बेसडर तक SS राजामौली का सफर किसी प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं है। उन्होंने साबित किया है कि भारतीय कहानियों में वो ताकत है जो भाषा और देश की सीमाओं को तोड़कर हर इंसान के दिल तक पहुंच सकती है। तो आगे क्या है? राजामौली सुपरस्टार महेश बाबू के साथ अपनी अगली फिल्म पर काम कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह अफ्रीका के जंगलों में सेट एक ग्लोबल ट्रेनिंग एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी। अब अगली फिल्म का टाइटल है वाराणसी और इसका बजट भी बहुत बड़ा है, लेकिन इसके बाद उनका सबसे बड़ा सपना है महाभारत। राजामौली कई बार कह चुके हैं कि वो इस महाकाव्य को पर्दे पर लाना चाहते हैं। संभवतः कई भागों की एक फिल्म सीरीज के रूप में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे शायद सिर्फ राजामौली जैसा विजनरी ही साकार कर सकता है। SS राजामौली की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके सपने बड़े हों और उन्हें पूरा करने का जुनून हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। और एक बात और तय है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। राजामौली का जादू तो अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है। आपको राजामौली की कौन सी फिल्में सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों? और आपको क्या लगता है कि उनकी आने वाली फिल्म क्या बाहुबली और RRR का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त टेसा प्रियदर्शनी। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, शबा खैर।